How are you? Anurag, Virati ji and Samrati ji, and with Amrit Raj and all of you. How are you? I hope you will be fine. Okay. Today we discuss subject geography chapter 3 natural vegetation and wildlife resource. हम लोग इससे पहले लैंड के बारे में पढ़े थे और वाटर के बारे में. अब हम लोग आज पढ़ेंगे, शुरू कर रहे हैं आज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. नेचुरल वेजिटेशन यानी कि नेचुरली जो भी पेड़ पौधे क्रीपर्स श्रब जो भी नेचुरली ग्रो होता है विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, उसको हम लोग नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं. विदाउट एंड नेचुरल वेजिटेशन इज अ वेजिटेशन विच ग्रो नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, विदाउट ह्यूमन हेल्प, बिना मानवीय दखलंदाजी के जो पेड़ पौधे है ना, क्रीपर्स, लत्ती लताएं, झाड़ी जो भी उगते हैं वो नेचुरल वेजिटेशन कहलाता है. नेचुरल वेजिटेशन को है ना यहाँ पे बताया गया है. और नेचुरल वेजिटेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है. शेल्टर का काम करता है. आज लोग बिल्डिंग बना दिए हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग जंगल में भी है ना, कोई तपस्या में या ट्राइबल में पूल या आदिम में आदमी का शेल्टर जंगल ही. बहुत सारे जीव जंतु का शेल्टर जंगल है. उसके बाद बहुत सारे प्रोडक्टिव चीज़ हमको मिलता है. और सबसे बड़ी बात है एक एस्थेटिक ब्यूटी, एक जो मतलब रमणीय सुंदरता. जंगल में घूमने लोग जाते हैं, मतलब एक पर्यटन का भी ये काम करता है. अगर हम मतलब ये नेचुरल वेजिटेशन को अगर बांटते हैं या तो राइज करते हैं तो नेचुरल वेजिटेशन टाइप ऑफ वेजिटेशन डिपेंड मेनली ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. तो टाइप ऑफ वेजिटेशन मेनली ऑन द टेम्परेचर बोले ना, उसमें हम नहीं गए खुरपी से उसके खरपतवार हटाने, उसको सींचने, ये सब नहीं करने, स्प्रे सब कुछ नहीं करना, और नेचुरली होता है. अकॉर्डिंगली वेजिटेशन इज ग्रुप्ड इनटू 4 मेजर. नेचुरल वेजिटेशन जो है नेचुरल वेजिटेशन, इसके 4 ग्रुप है. पहला है फॉरेस्ट. पहला क्या है? फॉरेस्ट. इसमें क्या होता है, पेड़ होते हैं. पेड़ उनकी हाइट ऊंची होती है, हाथ उनका टिम्बर होता है, बहुत दिनों तक है ना, बहुत अधिक दिनों तक का होता है, बहुत वर्षों का होता है. दूसरा आता है आपका ग्रासलैंड है ना. ग्रासलैंड हो गया जहाँ पे घास है ना, लंबे लंबे घास होते हैं है ना. और तीसरा होता है आपका स्क्रब, झाड़ी स्क्रब. और चौथा होता है आपका टुंड्रा है ना, टुंड्रा. चौथा है आपका टुंड्रा. बारी बारी से हम लोग इसको देखेंगे. जो कि फॉरेस्ट क्या है, ये ग्रासलैंड क्या है, स्क्रब क्या है, तो देखेंगे हम लोग बच्चे है ना. ये फॉरेस्ट प्रेजेंट इन इंडिया कैसा हेवी. फॉरेस्ट कहाँ होगा, जहाँ पे वर्षा अधिक होती है और गर्मी भी अधिक पड़ती है ना. वहाँ पे पेड़ लंबे लंबे पेड़ होते हैं, ऊंचे पेड़ होते हैं. वैसे ठंडे क्षेत्रों में भी होता है ना, लेकिन ठंडे क्षेत्रों में जो टोटली ठंडा है वहाँ नहीं होगा. ऐसे ठंडा क्षेत्र जहाँ ठंडी भी पड़ती है, लेकिन कभी महीने में साल के 2-3 महीने गर्मी पड़ती है, वहाँ पे कुछ पेड़ होते हैं जैसे देवदार, चीड़, ये सब जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश समय ठंडे क्षेत्रों में होता है. ठीक है. तो फॉरेस्ट जहाँ हैवी रेनफॉल होगा, ठीक ना. फॉरेस्ट कहाँ होगा बताओ, जहाँ रेनफॉल अधिक होगा. दूसरा एरिया रहता है अबंडेंट वाटर सप्लाई, जहाँ पानी का सप्लाई, जब ये रेनफॉल अधिक होगा तो पानी का सप्लाई भी अधिकतर होने का चांसेस है. अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिटरमिनेट्स द साइज ऑफ द ट्री है ना. अब देखिए पेड़ जो होगा कितना बड़ा कितना ऊंचा होगा, उसमें ये होता है कि साल के दिनों में कितना दिन मॉइस्चर रहता है, मतलब नमी कितनी अधिक रहती है. ये सभी क्या है अपने लोग का मॉइस्चर. आपको देखोगे एकदम कम रहता है, ड्राई रहता है. अभी आप जाइए कपड़ा को साफ कर लीजिए और टांग दीजिए धूप में, 1 घंटे के बाद देखिए कपड़ा एकदम हो जाएगा. लेकिन वही बरसात का मौसम होता है, कपड़ा को साफ करके टांगिए, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों तो निश्चित सूखेगा. लेकिन अभी है ना आपका तुरंत सूख जाता है. क्यों? क्योंकि मॉइस्चर नहीं है. चलिए, तो फॉरेस्ट कहाँ पे हो गया, जहाँ रेनफॉल होगा अधिक, अबंडेंट वाटर सप्लाई होगा, हवा में मॉइस्चर मतलब प्रेजेंट ऑफ वाटर वेपर, प्रेजेंट इन द एयर, वाटर वेपर की मौजूदगी जो है ना, ह्यूमिडिटी अगर एयर में है वही को हम लोग मॉइस्चर कहते हैं. द साइज ऑफ ट्रीज और शॉर्ट इन एरिया ऑफ लेस मॉइस्चर, जहाँ पे मॉइस्चर कम होगा वहाँ पे, ठीक ना. जैसे देखो अमेजन, ठीक ना, ये कांगो बेसिन, अफ्रीका सब में, इंडोनेशिया सब में, केरल साइड सब में लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, क्योंकि गर्मी भी अधिक पड़ती है. और मेन गर्मी के साथ साथ
वर्षा भी अधिक होती है, तो हवा में मॉइस्चर रहती है तो पेड़ अधिक ग्रो होता है। बरसात समय देखते होंगे पेड़ अपने में ऑटोमेटिक खूब आगे बढ़ता रहता है। लेस मॉइस्चर ऑल्सो रिड्यूस डेंसिटी ऑफ द ट्री। लेस मॉइस्चर जो होगा वहाँ पेड़ घना कम होगा, और जहाँ पे मतलब अधिक मॉइस्चर है बरसात में देखो पेड़ पे पेड़ अपने आप उग जाते हैं, उसमें लत्तियाँ तो एकदम घने जंगल बन जाते हैं। अब आता है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड होता है प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, जहाँ पे मॉडरेट, जहाँ वर्षा कम होती है, मतलब कम क्या ना बहुत कम ना बहुत अधिक। द ट्रीज इज ग्रासलैंड एंड शॉर्ट एंड स्टंट। यहाँ जो ग्रासलैंड के जो पेड़ होंगे सो मतलब छोटे छोटे पेड़ होंगे, ठीक ना, ना बहुत ऊंचे नहीं होंगे ना बहुत छोटे भी होंगे, समझे, बहुत छोटा भी नहीं बहुत ऊंचा भी ना, मेडियम का होगा। मेजॉरिटी ऑफ एरिया इज कवर्ड विथ लॉन्ग एंड शॉर्ट ग्रासेस। अपने इधर तो बैम्बू आता है, वो भी एक घास का ही प्रजाति है, ठीक ना। तो हम लोग जो आते हैं ना ग्रासलैंड में आते हैं, इसीलिए देखो यहाँ पे पेड़ कोई बहुत ऊंचा वैसा नहीं मिलेगा, शीशम का मिलेगा, आम का भी मिलेगा, क्या बहुत ऊंचा नहीं होता वो सब, गुआवा का मिलेगा, लीची का मिलेगा, जामुन का मिलेगा, ठीक है। इस तरह के पेड़ जो है ग्रासलैंड होते हैं। और घास के मैदान भी देखोगे यहाँ पे, ठीक है ना, जगह है मैदान है, उसमें देखो अपने आप घास उग जाते हैं, जितनी भी गर्मी पड़ेगी घास देखोगे वो ग्रो होता रहता है, ठीक है। तो जहाँ पे वर्षा कम होती है, मॉइस्चर कम होता है, वहाँ पे ग्रासलैंड होता है, उसमें पेड़ छोटे होते हैं और घास से एरिया कवर होता है। स्क्रब है ना, समझे कि नहीं। स्क्रब्स क्या होता है? स्क्रब्स क्या होता है? स्क्रब्स होता है प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ द ड्राई एरिया ऑफ लो रेनफॉल। ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वर्षा कम होती है और ड्राई होता है, सूखा क्षेत्र होता है। द एरिया ड्राई एंड हैव थॉर्नी स्क्रब्स, जैसे राजस्थान साइड समय क्या कैक्टस, कीकर, बबूल, बेल है ना, खजूर, ये सब कटीले छोटे छोटे पेड़ ये होते हैं, ठीक है। जहाँ वर्षा लो होता है, बहुत कम होता है, और टेम्परेचर और क्या होता है ड्राई सीजन रहता है। जब भी वर्षा होगा वर्षा कम होगी, मॉइस्चर कैसे वर्षा के कारण, ड्राई कैसे वर्षा नहीं होने के कारण। जब भी लो रेनफॉल होगा तो ड्राई सीजन होगा। और एक होता है देयर है ना, दीज प्लांट्स हैव डीप रूट्स। इस प्लांट में सबसे बड़ी खासियत क्या होता है, इसके रूट बहुत गहरे और फैले हुए रहते हैं, दूर दूर तक गए रहते हैं। क्यों जाते हैं? तो मॉइस्चर, जमीन से अंदर से मॉइस्चर लेने के लिए, पानी उसको चाहिए ना मॉइस्चर लेने के लिए। अब देखिए टुंड्रा आप लोग क्लास 5 में पढ़े होंगे, टुंड्रा रीजन जिसमें इग्लू, एस्किमो पढ़ेंगे, जो कि हमेशा थ्रू आउट द ईयर बर्फ से ढका रहता है। वहाँ पे गर्मी का कोई जैसे यहाँ पे देखिए ना कैक्टस, बबूल कहाँ होगा जहाँ हॉट डेजर्ट है, गर्मी भी पड़ती है, वर्षा भी कम होती है ना, ड्राई सीजन रहता है, वहाँ पे गठीले पेड़ पौधे होते हैं, उसके रूट लंबे होते हैं जमीन के अंदर, और वो क्यों होता है तो कांटा होता है जो वेपोरेशन को, पानी जो बाहर नहीं जा सके, और लंबे रूट है जो जमीन से अंदर से पानी ले सके। इसका ठीक उल्टा टुंड्रा होता है जहाँ पूरे वर्ष ठंडा पड़ता है, गर्मी का कोई नामो निशान नहीं है। वहाँ पे आप देखते होंगे क्षेत्र जहाँ पे ठंडे मौसम में जहाँ पे सेक रहता है, छाँव रहता है, वहाँ पे गाय कजरी नहीं होता है, हरा हरा एकदम रहता है, वो सब हो जाता है, ठीक ना। इस तरह हम लोग देखिए ये 4 प्रकार के मतलब नेचुरल वेजिटेशन होते हैं। नेचुरल वेजिटेशन 4 प्रकार के कौन कौन? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, उसके बाद स्क्रब्स एंड टुंड्रा। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को भी मतलब उसके अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट को जो टाइप किया गया है उसमें इसमें आपको बताया गया है एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस। ये जो होता है, ये जो बंटवारा है एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, एवरग्रीन ये फॉरेस्ट का बंटवारा है, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट है ना। ये जो बंटवारा है सो ये पत्ते गिराने के आधार पे ये जो फॉरेस्ट होते हैं इसके पत्ते, जैसे अपने लोग उधर भी देखोगे अभी पीपल का पेड़, बनियान का है ना, शीशम का, गुआवा का, सारा का सारा पत्ता गिर गया और फिर उसमें नए पत्ते आए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर डेसिडियस में एक प्रॉपर सीजन में पेड़ सारे पत्ते गिरा देते हैं, पत्ते इसमें भी गिरते हैं, लेकिन ये पत्ते मतलब वन बाई वन करके गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं, फिर उसमें नए लगते हैं, तो हमेशा एक बार में सारा पत्ता नहीं गिरता। इसलिए हमेशा ये फॉरेस्ट जो है एवरग्रीन भरा रहता है। यह लगभग 140 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ पे वर्षा होती है एनुअल रेनफॉल वहाँ पे होता है। ये जो है ना 75 से है ना 140 सेंटीमीटर एबव वर्षा रेनफॉल अधिक होगा
और यहाँ पे 75 to 140 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होगी, वहाँ पे ये डिसीजन देखिए आप लोगों ने दिया गया है पूरा क्लियर। दे डू नॉट शेड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली, ये अपने पत्ते को एक बार में नहीं गिराते, ये एक ही समय में एक निश्चित समय में गिरा देते हैं। दे हैव ऑलवेज सम ग्रीन कवर, इसमें इसके हरियाली जैसे अपने लोग देखो कि आम का देखोगे कितना भी पत्ता गिरता है, आम के सारे पत्ते एक साथ नहीं गिरते हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं, है ना, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं यहाँ पे फाउंड इन इंडिया विद रेनफॉल 140 सेंटीमीटर, एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड मेनली इन द इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन यहाँ पे क्या कहते हैं, मॉइस्चर और वर्षा। इक्वेटोरियल रीजन में वर्षा भी अधिक होती है, मॉइस्चर रहता है और गर्मी भी अधिक पड़ती है, इस कारण से, है ना, जैसे भारत में जो है ना हिमालय में, वेस्टर्न घाट में इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। और अपने लोग इधर जो है जैसे इंडिया में अपने लोगों का जो क्षेत्र है बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब जो का जो क्षेत्र है बंगाल, इसमें डेसीडियस, क्योंकि यहाँ वर्षा इतनी अधिक नहीं होती है और थोड़ा ठंडा का भी मौसम होता है। ठंडी में दिसंबर जनवरी पेड़ के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, जैसे भी उसके बाद गर्मी आती है पूरे झड़ जाते हैं, ठीक है ना। ये अब आता है आपका जो फॉरेस्ट है, हमें क्या है यहाँ पे, क्यों हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो फॉरेस्ट का जो है प्रोडक्टिव फंक्शन है। फॉरेस्ट हमें क्या देता है ना, पहला देता है टिम्बर, लकड़ी, खिड़की बनाने के लिए, बेंच बनाने के लिए, डेस्क बनाने के लिए, दरवाजे बनाने के लिए, और भी बहुत सारे के, है ना, फर्नीचर बनाने के लिए। पेपर देता है, फॉरेस्ट से जैसा हम पेपर ये जंगल से ही बनता है। ग्रास, अब देखो फॉरेस्ट में क्या बताया, फॉरेस्ट में पेड़ वाला भी आएगा फॉरेस्ट, ग्रासलैंड वाला भी फॉरेस्ट आया, टुंड्रा भी, तो मतलब जैसे बेम्बू जो है कागज बनाने के लिए बहुत ही परफेक्ट है, और बेम्बू ग्रास है, सबसे लंबा ग्रास है ना। फॉरेस्ट में पेपर मिलता है, फ्रूट्स एंड नट्स मिलते हैं, सब वाकिफ है इससे। एसेंशियल ऑयल्स, है ना, नहीं गमागम करता कितना अच्छा चीज़ है, लगाओ थोड़ा लगा देते हैं, नहीं गमागम, कहीं भी जाना है, मान लीजिए आप शादी करने जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे हैं, मतलब किसी के शादी विवाह में जा रहे हैं फंक्शन में, तो नहीं होता थोड़ा ये सब करके, ये सब जो चीज़ होता है ना, तो अच्छा साबुन लगा दिए थोड़ा, है ना, तब ना वही कहता है वो सब चीज़। एसेंशियल ऑयल्स, प्लांट्स लाइक सैंडलवुड्स एंड खस आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, नहीं होता ये सब निकाला जाता है। उसका कुछ ड्रग्स नहीं, दवा, मेडिकल है ना, हनुमान जी कैसे ले आए सजीवन बूटी पहाड़ से उठाकर, कितना था, ये सब सारा चीज़ जो पेड़ से मिलता है, बेम्बू। अब आता है यहाँ पे जो प्रोटेक्टिव फंक्शन, ये तो हो गया इसका प्रोडक्टिव फंक्शन, ये प्रोडक्टिव, इससे हमें मतलब कुछ हमें प्रोटेक्ट करता है, पेड़ हमें बचाता है। क्या बचाता है, कैसे बचाता है, फॉरेस्ट से सॉइल इरोजन, मिट्टी को कटने से बचाता है, क्योंकि पेड़ तो वर्षा होती है तो डायरेक्ट जमीन पे नहीं गिरी, पत्तों से होकर के गिरी, उसके पत्ते जमीन पे गिरे, बरसात में सड़ गल गए, मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ी, तो सॉइल इरोजन से बताता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड कवर टू नंबर ऑफ इकोसिस्टम, और विभिन्न प्रकार इकोसिस्टम जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एक दूसरे से इंटैक्ट करके जीवन यापन करते हैं। बिना इकोसिस्टम के लाइफ चल ही नहीं सकता। एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम नहीं देख पाते हैं, और बड़ा सा ब्लू व्हेल या हाथी जिसको देख पाते हैं, सब इकोसिस्टम का पार्ट है। एक छोटा सा प्लांट्स से लेके बड़े बड़े पेड़, सब इकोसिस्टम के पार्ट्स होते हैं। और उसके बाद ये वाटर कंजर्व करता है, नहीं मतलब जहाँ पे पेड़ रहेगा ना वहाँ की मिट्टी लूज रहती है, तो मैंने पेड़ से ढके रहते हैं पत्ती से, वो पानी जो गिरता है वो सीप्स डाउन होता है धीरे धीरे, उसे वाटर लेवल, और कहा जाता है जहाँ घने जंगल होते हैं वर्षा भी अधिक होती है ना। दूसरी सबसे बड़ी बात है ये रेगुलेटिव फंक्शन करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखता है, जो एनवायरनमेंट के लिए आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए हम पूरे देश में, है ना, आप लोग देखे होंगे जल जीवन हरियाली के लिए हम लोग मानव चेन बनाए। क्यों? जल से जीवन, और उस जीवन को हम लोग मेंटेन करने के लिए हरियाली यानी पेड़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाई डू स्क्रब्स हैव डीप रूट एंड वैक्सी सरफेस? तो क्यों होते हैं स्क्रब्स का? तो क्योंकि डीप रूट होते हैं जिसे वो पानी अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, और वैक्सी होते हैं जो पानी उसको एवोपरेट होकर के, गर्मी बहुत पड़ती है ना, देखो इधर गर्मी के कारण पत्ते जो थोड़ा मुरझा जाते हैं, तो उसका एवोपरेट होकर के पानी नहीं निकल जाए तो वैक्सी के कारण। तो यहाँ लिखा हुआ है टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर एंड एब्जॉर्ब वाटर। वेयर डू यू फाइंड टुंड्रा रीजन? टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ पाएंगे? तो पोलर रीजन में, ग्रीनलैंड में, अंटार्कटिका में। वेन
विच टाइप ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन द एरिया में रेनफॉल इज एक्सीड 140, जहाँ पे वर्षा 140 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट, किस प्रकार का फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट। व्हाई डू डेसिडियस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन पर्टिकुलर सीजन, पर्टिकुलर सीजन में ये डेसिडियस क्यों पेड़ गिरा देते हैं, तो देखिए कंजर्व वाटर लॉस ड्यू टू द ट्रांसपीरेशन, वाटर को क्योंकि पत्ती के थ्रू ही मतलब पानी बाहर निकलेगा, तो वो क्या करता है, पेड़ पत्ती को गिरा देता है, जिससे पानी जो है अधिक से अधिक नहीं गिर पाए, बहुत कम पानी उससे लॉस होता है और पेड़ इस प्रकार अपने आप को लाइफ को सर्वाइव कर जाता है। उसका देखेंगे है ना, लिस्ट द रीजन वेयर एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड, एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखिए एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड मेनली इन द इक्वेटोरियल रीजन, सेंट्रल अमेरिका, along the Amazon and Orinoco rivers in Africa, the basin of the Congo rivers, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन, हाउ डू ट्रीज इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, तो सब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करता है, तो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट टेक्स CO2 and release a large amount of oxygen during photosynthesis, thus helping the maintaining the balance of O2 and CO2, ठीक है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन ये है, देखिए फॉरेस्ट टेक्स सॉइल इरोजन, फॉरेस्ट प्रोवाइड कवर टू नंबर ऑफ इकोसिस्टम, हेल्प इन कंजर्व वाटर, ओके। फिर हम लोग कल फॉरेस्ट फायर कैसे उसको रोकेंगे इस सब के बारे में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम हियर विथ Geography Standard 8, Chapter 3, Natural Vegetation and Wildlife, Forest Fires. Forest Fire, जैसा फॉरेस्ट में जंगल में जो आग लगती है उसके मेनली 2 रीजन होते हैं, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल में क्या होता है, मतलब जंगल है, पेड़ है, तो उसमें जो मतलब फ्रिक्शन होता है, उसके बाद लाइटनिंग जो होता है, बिजली चमकना जो हुआ, ये सब के कारण, या कहीं वोल्केनिक इरप्शन हुआ, तो ये सब जो होता है, इस सब कारण से आपको जंगल में हवा चलती है, जैसे गर्मी का मौसम है, अभी देखो तेज हवा चलती है, ड्राई सीजन है, खूब जोर से हवा चलती है, तेज हवा चलती है, उसमें क्या होता है, लकड़ी पे लकड़ी जो उसका रगड़ होता है, उससे फ्रिक्शन के कारण क्या उत्पन्न होती है। लेकिन फॉरेस्ट फायर इज अ सिमिलर टू वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट फायर इज सिमिलर टू वाइल्ड लाइफ, है ना। वाइल्ड फायर, बुश फायर, ग्रास फायर, दे आर ऑल सेम फेनोमेनन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेजिटेशन बीइंग बर्न। मतलब जैसे जंगल में हमारा झाड़ी भी होता है, बड़े पेड़ भी होता है, ऊपर है ग्रासलैंड भी होता है, तो वो आग पकड़ कर मतलब फॉरेस्ट फायर बोलो या जंगल की आग बोलो या वाइल्ड फायर बोलो, अब पता इट इज अनकंट्रोल या अनियंत्रित होता है। आप लोग देखते होंगे बहुत सारा हर साल कुछ लोग, जैसे USA में, ऑस्ट्रेलिया में देखोगे इस बार भी कई मतलब महीनों तक जंगल में आग लगी रही, कई महीनों तक एक्सट्रीमल अनकंट्रोल हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई एक नहीं रहता है कैसे हम उसको बुझा सकते हैं। अब जंगल में आग लग गई, हवा चल रही है ना। दैट ऑकर्स इन द कंट्रीसाइड और इन द वाइल्ड एरिया। Forest fire differ from other fire by its extensive size, the speed at which it can be spread out from its original source, and its ability to spread across roads, rivulets, and fire breaks. Fire is caused by the combination of the ignition, dry woods. कैसे होता है देखिए, आप देखिए पता है नेचुरल कहता है कैसे होता है। फायर इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द इग्निशन। आप लोगों साइंस में एक होता है ना ज्वलनशील, जैसे माचिस को हम जलाते हैं तो उसमें कुछ समय लेता है, तो वो जैसे फ्रिक्शन होता है ना, अब उसमें एक कंडीशन होता है जिसमें वो आग पकड़ लेता है। कॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर, नेचुरल कॉज है ना। फॉरेस्ट फायर के एक कॉज होता है नेचुरल, प्राकृतिक कॉज, जिसमें आपको जो आता है लाइटनिंग, बिजली कड़कना है ना, बिजली उसमें गिरती भी है, वो हो गया। फायर में भी मे नॉट स्प्रेड वाइल्डली डिपेंडिंग द प्रिवेलिंग ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर मतलब जहाँ पे ड्राई है, हाई टेम्परेचर फॉरेस्ट फायर का, लाइटनिंग, हाई टेम्परेचर अधिक, तो जब ये हाई टेम्परेचर होगा यानी कि मौसम शुष्क हो जाएगा, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा, तो निश्चित ही उसमें आग पकड़ने की संभावना बढ़ जाती है।
ये सब कारण है। हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड ड्राइनेस, ये सब कारण है। क्या है? तो नेचुरल कारण क्या हो गया? लाइटनिंग, हाई टेम्परेचर और आपका फेवरेबल कंडीशन, ड्राइनेस, जिसके कारण से आग पकड़ने की संभावना जंगल में नेचुरली होता है। और मैनमेड जो होता है, मैनमेड में जैसे आदमी हम आप जाते हैं पिकनिक मनाने या घूमने, उसमें किसी गलती से कोई मतलब कहीं आग का कोई पार्टिकल छूट गया, इस तरह के बातें होती है। उसके बाद आपका ये सब कारण होता ही नहीं। अब जंगल जैसे आग लगती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मतलब इसका कॉज हो सकता है और इससे प्रभाव पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे कहता है फायर्स आर मेजर कॉज ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड हैव सीवियर इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इफेक्ट। लॉस ऑफ वेरिएबल टिम्बर रिसोर्सेज, लॉस ऑफ वेरिएबल टिम्बर रिसोर्सेज, loss of biodiversity and possible extinction of the plants and animals, loss of wildlife habitats and animal life। देखिए सब क्या है? फॉरेस्ट फायर के मतलब जब फॉरेस्ट फायर से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उससे लॉस है, क्या हानि है ना? लॉस ऑफ वेरिएबल टिम्बर्स, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड एनिमल लाइफ, है ना? रिडक्शन इन फॉरेस्ट कवर, सॉइल इरोजन, हेल्थ प्रॉब्लम लीडिंग टू डिजीज, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, ये सब जो है कारण होता है। मतलब जिसमें अब आगे लगे उसमें जीव जंतु है, हो सकता है अब जंगल के आसपास कोई हो सकता टाउनशिप भी है, कोई गांव भी है, इस तरह से, और धुआं उठता है, उससे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होता है, हर तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फायर, अब तो है कि उसको रोकेंगे कैसे? तो रोकने के मतलब कारण है जो या तो भाई हाई टाइवर लगा करके सेंसर डेवलप किया जाए, उससे रहता है जंगल में टावर से ऊंचा ऊंचा, उसमें सेंसर लगा रहता है, कहीं भी धुआं होगा तो वो सेंसर अलार्म बजाने लगता है, जिससे क्या मतलब है ना, स्मोक से, क्योंकि स्मोक है तभी तो मतलब कहीं आग है तब न स्मोक है, तो उससे क्या होता है हम पहले रिकॉर्ड मतलब सावधान हो जाए। ठीक है ना? फायर कैन बी प्रिवेंटेड बाय एजुकेटिंग द पीपल्स एंड अबाउट द हैजार्ड्स एंड इफेक्ट्स ऑफ द केयरलेस लाइटिंग एंड द जंगल्स, द प्लेसमेंट ऑफ द सेंसर observation towers help early detection and the control. It is very difficult to control such fire as they spread at a very fast pace. पहले बात जंगल में फायर को रोकना बहुत तरह मुश्किल होता है, तो आजकल वैसे हेलीकॉप्टर से वाटर स्प्रे किया जाता है, मतलब पानी टैंकर में भर के उसे स्प्रे करना, या कुछ मतलब CO2 गैस ये सब जो होता है, ये सब लोग उस सब, लेकिन ये तो आगे इतना ये होता है कि उसमें बहुत ही टफ होता है, मतलब समझिए ना, नहीं तो ऐसा ऑस्ट्रेलिया अमेरिका सब इतना डेवलप कंट्री में आज कई दिनों कई महीनों तक लगे रह जाते हैं। इसका कुछ ना कुछ तो कारण हो सकता है, इससे पता चल सकता है जो कितना भयावह होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं। व्हाट आर द नेचुरल कॉज ऑफ द फॉरेस्ट फायर, जो हम लोग देखिए क्या है, लाइटनिंग है, टेम्परेचर है, ड्राइनेस है। हाउ आर द ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्सिबल, ह्यूमन बींग्स कैसे रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन बींग जो रिस्पॉन्सिबल है उसका तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक स्पार्क, हम लोग जो ये जो ऊपर वाला बड़ा बाइक जो रहता है तो वो जो जंगल से भी गुजरता है, तो तार सब कहीं स्पार्क किया, वो भी कारण हो सकता है। कहीं जो हम लोग गए घूमने या कुछ ऐसे पिकनिक सब में गए, या कहीं लोग जाते हैं जंगल में, तो उसमें कुछ खाए पिए, कुछ हो सकता है आपका कुछ अवशेष रह गया, उस सब से भी कारण होता है। तीसरा बता रहा आपको, हाउ कैन फॉरेस्ट फायर बी प्रिवेंटेड, फॉरेस्ट फायर को हम कैसे रोक सकते हैं। तो फॉरेस्ट फायर के रोकने के तरीके आपको यहाँ पे दिए गए हैं, देखिए कैसे रोक सकते हैं। तो फायर कैन बी प्रिवेंटेड बाय एजुकेटिंग पीपल, सबसे पहले तो लोगों को सजग करके, जो लोग उसमें मतलब जब जाएँ तो आप जंगल में जाते हैं तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं छोड़िए जिसमें आग लगने का डर। ठीक है ना? उसके बाद कहता है प्लेसमेंट ऑफ सेंसर कीजिए, जिससे कि आग या धुआं कहीं भी हो तो सेंसर उसका अलार्म बजे, जिससे लोगों को पता चले भाई यहाँ पे आपका मतलब संभावना है। इस सब चीज़ से हम आग को रोक सकते हैं। अब देखो जंगल है तो जंगल में वन्य जीव भी होंगे, वाइल्ड लाइफ भी होते हैं, तो अलग देखते हैं जितने फौना एंड फ्लोरा, फ्लोरा हो गया जंगल पेड़ पौधे, और फौना हो गया उसमें रहने वाले जीव, FLORA फ्लोरा, फ्लोरा मीन्स फ्लावर तो हो गया जंगल, और फौना हो गया उसमें पाए जाने वाले जीव। The distribution of wildlife. Wildlife can be found in the ecosystem, disturbed forest, plains, snow-covered regions, and other areas, including the most developed area. All have distinct form of wildlife.
हर प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। एनिमल्स हैव प्रिफर्ड एरियाज ऑफ हैबिटेशन व्हिच इज कंडक्टिव टू देयर नेचुरल सर्वाइवल। वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, अब देखिए वन्य जीव, भारत में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के। इंडिया इज ए कंट्री विच हैज अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, ऑल टाइप्स ऑफ। देखिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार के शेर है ना। भारत विश्व में शेर जो है गिरी, गुजरात का गिरी में शेर पाया जाता है। उसके बाद हर प्रकार के जो है मतलब यहाँ पे ठंडा क्षेत्र में, जैसे जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, वहाँ पर अलग जीव पाया जाएगा। डेजर्ट रीजन में अलग जीव पाया जाएगा। कर्नाटका केरला साइड से अलग जीव पाया जाएगा। असम साइड से अलग जीव पाएगा। इस तरह क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। और उसके बाद ये जो जीव होते हैं ये इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखते हैं। हर जीव का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है। इकोसिस्टम मतलब, अब इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम कहता है इज ए कंप्लीट रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द लिविंग रिसोर्स एंड रेसिडेंट। हर प्रकार के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब छोटा जीव जिसको हम नहीं देख पाते हैं, वहाँ से लेकर के जिसको देख पाते हैं, सबके बीच में इंटरेक्शन है, एक इंटरडिपेंडेंसी है। और ये सारा मिलाकर इकोसिस्टम बनता है, सबका चेन है। अगर इसमें से एक भी चीज़ हटा तो समझिए वो चेन टूट जाएगा, इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। तो ये इकोसिस्टम का जैसे यहाँ देखिए, अब एक पोखरा है उसमें अलग से इकोसिस्टम है, नदी है उसमें अलग से इकोसिस्टम है, डेजर्ट है उसमें अलग से इकोसिस्टम है। देखते हैं हर जगह गिरी फॉरेस्ट रीजन गुजरात, उत्तराखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में टाइगर, इंडियन एलिफेंट जो है सो अफ्रीका में भी एलिफेंट पाया जाता है। अफ्रीकन एलिफेंट्स का ईयर बड़ा होता है और थोड़ा साइज में बड़ा होता है, ठीक है। और ये देखिए इंपॉर्टेंस, वाइल्ड लाइफ प्लेज इन एसेंशियल रोल इन इकोलॉजिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस, इकोलॉजिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट आर सिग्निफिकेंट टू लाइफ, जो जीवन के लिए बहुत ही विशिष्ट होता है, बहुत ही पर्याप्त होता है। अब यहाँ पे कुछ आपको बताया है, यहाँ पे देखेंगे जर्मिनेशन, आप लोग साइंस में पढ़ते हैं, जानते हैं सीड्स होता है, उसमें जो नया पौधे होता है वो जर्मिनेशन होता है। पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन पढ़े हो बायोलॉजी में क्या होता है, एक फूल में एक उसके एक पार्ट्स होता है मेल और फीमेल, है ना। तो उसमें स्टिग्मा स्टेमेन पढ़े हो ना, उसमें से कीड़ा बैठा, उस पर बैठा, इससे जो है सब नए सीड्स का निर्माण होता है, तो उसको बोलते हैं पोलिनेशन। तो देखो यहाँ पे जर्मिनेशन है, इज द प्रोसेस इन व्हिच प्लांट्स इमर्ज फ्रॉम द सीड्स और स्पोर, जिससे प्लांट्स ग्रो करता है किसी भी सीड से। अब चना दो, उसको पानी भिंगा दो, जब भी उसको कंडीशन आएगा ना सुटेबल, तो उसमें से वो आपका नया सीड्स प्लांट्स ग्रो होगा, उसका पोलिनेशन होता है। वो भी जर्मिनेशन मतलब वो भी एक टेक्निक है। देखिए यहाँ पे पोलिनेशन बता रहा है, पोलिनेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच पोलन ट्रांसफर्ड इन द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। देखते हैं जर्मिनेशन, देखो जर्मिनेशन सीड्स संकर होता है ऐसे। आइए देखो ये आपका प्रीडेशन, प्रीडेशन हो गया, इसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है, इंटरडिपेंडेंसी है। हर छोटे जीव को बड़े जीव, उससे बड़ा जीव उसको इस तरह खाता रहता है, ये इकोसिस्टम है, तब जाके बैलेंस बनता है। अब अगर टाइगर नहीं रहेगा तो डियर की संख्या बढ़ जाएगी, डियर की संख्या बढ़ जाएगी तो प्लांट्स पेड़ पौधे की संख्या कम हो जाएगी। इस तरह क्या होगा, इसलिए सबका बैलेंस बनाने के लिए इकोसिस्टम में ये सारे चीज आते हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। रीजन फॉर द लॉस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, a number of human activities and natural factors are responsible for the loss of natural vegetation and wildlife, which take thousands of years to replenish. Human interference, देखते हैं रीजन फॉर द लॉस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्डलाइफ, क्या कारण है जो आज जंगल, और जब भी देखिए जंगल कम होगा तो रहने वाले जीव जंतु कम होंगे। और देखिए जंगल कटेगा ना, उसमें जो रहने वाले जीव जंतु होता है सो भागता है वहाँ से, किधर, शहर की तरफ, गांव की तरफ। आज तो देखो मौसम में बहुत सारे जंगली जीव आपको आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जहाँ उनका घर था उजड़ गया, तो वहाँ पे भागते हैं। उससे क्या होगा, किसान का फसल या जो भी है जीव मनुष्य मानव का भी नुकसान होता है। तो ये होता है आपका नेचुरल वेजिटेशन से इस तरह जो है, सो हमें उसको रिजर्व करना है। रीजन फॉर द लॉस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और उसके बाद एरिया ऑफ कंजर्वेशन, तो पहला ह्यूमन इंटरफेरेंस,
मानव के हस्तक्षेप के कारण पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो घर बन रहा है, जहाँ खेत था वहाँ घर बन रहा है, जहाँ जंगल है वहाँ जंगल काट करके खेत बनाया जा रहा है, इससे जंगल का नुकसान हो रहा है ना। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, फॉरेस्ट फायर, ये सब जो है सो आपका रीजन है नेचुरल वेजिटेशन। नेशनल पार्क, अब देखिए एरिया ऑफ कंजर्वेशन कहाँ, तो आप देखिए आजकल हमारे देश में बहुत सारे नेशनल पार्क है, काजीरंगा, कान्हा नेशनल पार्क, कॉर्बेट है ना, सेंचुरीज, अभयारण्य, अभय जोर अरण्य, ऐसा जंगल जहाँ जीव जंतु अभय होकर के रहे। तो देखिए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे दिया है, देखिए बीट सबका नाम भी दिया है, कहाँ पे क्या है, तो ये देखिए सारा चीज इसमें आपका क्या हुआ है, इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फ्लोरा एंड फौना, देयर आर एरिया स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द कंजर्वेशन। पूरी तरह से शक्ति से यहाँ पे कंजर्व करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। इसको हम डिटेल्स में और भी हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कोचिंग, देखिए डिफॉरेस्टेशन, अब जंगल कटने से सॉइल इरोजन होता है, जंगल कटने से है ना सॉइल इरोजन, उसका फॉरेस्ट फायर भी जंगल के क्या कहता है, रीजन फॉर द लॉस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जंगल में आग लगी तब उसे जंगल जल गए, ये सब कारण है। इसको फिर हम लोग कल थोड़ा और डिटेल्स में इसको पढ़ करके इस लेसन को कल खत्म करेंगे, ओके, थैंक यू। Good morning students, I am here with Geography Standard 8 Chapter 3 Forest and Wildlife। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस वीडियो में इकोसिस्टम, इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ पढ़े थे ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ है ना, तो हर जगह के एनवायरनमेंट में अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग वाइल्ड लाइफ वन्य जीव रहते हैं। यहाँ पे देखिए है ना, ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल एक्सक्लूडिंग दोज व्हिच नीड एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट टू सर्वाइव। तो हर प्रकार के क्लाइमेट में, जैसे गिर फॉरेस्ट में, गुजरात में, वहाँ पे मतलब जो एनिमल जिस कंडीशन में रहना पसंद करेगा, जैसे कंगारू अब ऑस्ट्रेलिया में कहीं पाया जाता है, राइनो असम में ही पाया जाता है, क्योंकि वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ कंडीशन उसमें एडजस्ट है। केरल कर्नाटका में एलिफेंट पाया जाता है ना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान इस सब में टाइगर पाया जाता है, बंगाल में टाइगर पाया जाता है। तो मतलब जो जानवर जिस क्लाइमेट में एडजस्ट कर पाएगा वहाँ पे ही पाया जाएगा। अब जैसे कैमल डेजर्ट में पाया जाएगा है ना, जंगली गधा है ना, वाइल्ड एस रन ऑफ कच्छ के डेजर्ट में पाया जाता है। इस तरह हम लोग देखते हैं जो जिस तरह क्लाइमेट है उसमें उस तरह का ये पाया जाता है। इकोसिस्टम के बारे में हम लोग देखे थे, जो एक कंप्लीट रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द लिविंग रिसोर्स एंड रेसिडेंट ऑफ एरिया, दिस वुड इंक्लूड ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ। याद रखिएगा इकोसिस्टम हर प्रकार के लाइफ, एनिमल हो, प्लांट्स हो, फिश हो, बर्ड्स हो, माइक्रो। इसमें देखेंगे जर्मिनेशन, देखिए जर्मिनेशन का एग्जांपल दिखाया आपको, देखिए कैसे जर्मिनेशन होता है, ठीक है, सीड्स बोया गया उससे प्लांट्स निकला। ये हो गया पोलिनेशन, आप लोग साइंस में भी पढ़ते होंगे। ये हो गया प्रीडेशन, मतलब शिकार करना, एक जानवर दूसरे जानवर को पकड़ करके खाता है, शिकार करता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखें रीजन फॉर द लॉस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, है ना, किस कारण से हम लोग जो है वाइल्ड लाइफ को मतलब या जंगल को खो रहे हैं। पहला कारण ह्यूमन इंटरफेरेंस, मानव का दखलंदाजी। फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, मानव का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं। तीसरा डिफॉरेस्टेशन, जंगल काटना। चौथा सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव। फॉरेस्ट फायर, जंगल में जो आग लगती है उससे भी जंगल का नुकसान होता है। नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक होना, वॉल्केनिक एरप्शन होना, बाढ़ आना, साइक्लोन आना, जैसे भी अम्फान साइक्लोन है ना, बंगाल उड़ीसा की कोस्ट पे आया है। तो ये सब चीज़ है, पोचिंग, शिकार, ये सब जो है सो नेचुरल वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव और जंगल के नुकसान के कारण होते हैं। एरियाज ऑफ कंजर्वेशन, अब देखिए तो हम लोग कैसे कंजर्व करेंगे, इसके लिए दो चीज, नेशनल पार्क डेवलप किया जाता है, देयर आर द एरियाज। नेशनल पार्क क्या है, देयर आर एरियाज रिजर्व फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, इंक्लूड्स फ्लोरा एंड फौना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ए सेंचुरी गिव अ प्रोटेक्शन टू फौना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब क्या, देखो यहाँ पे नेशनल पार्क में क्या होता है, इंक्लूडिंग फ्लोरा एंड फौना, पेड़ और जीव। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे, और फौना मतलब जीव। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया जहाँ पे सिर्फ वन्य जीव को मतलब जानवर को प्रोटेक्शन दिया जाता है, अभयारण्य। तो ए सेंचुरी गिव प्रोटेक्शन टू फौना ओनली,
किलिंग ऑफ द कैप्चरिंग ऑफ एनी स्पीशीज वाइल्ड एनिमल्स इज प्रोहिबिटेड। इसमें अभयारण्य में किसी प्रकार का शिकार नहीं कर सकते हैं। ये देखिए भारत में विभिन्न जो है अभयारण्य है, इसका यहाँ पे तस्वीर में देखिए दक्षग्राम है ना, बहुत सारे कश्मीर में। उसके बाद यहाँ पे देखिए मानस है, काजीरंगा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए गिर है, ठीक है। ये सब कान्हा है, यहाँ पे देखिए कान्हा है। फिर यहाँ देखिए आपको कॉर्बेट है, फिर यहाँ देखिए दुधवा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका उड़ीसा में भी ये कोलेरू पे है, पुलिकेट है, ये सब अभयारण्य का यहाँ पे दिया गया। भारत में प्लांट स्पेसीज 16,000, एनिमल स्पेसीज 89,415, ठीक है ना। टोटल फॉरेस्ट 16, उसका टोटल कंट्री एरिया है ना, टोटल जो फॉरेस्ट हमारे देश में 63.73 है ना, मैट्रिक हेक्टेयर में है, जो कि टोटल एरिया का 19.39% है। नेशनल पार्क 89 है, बायो रिजर्व 13 है, एलिफेंट पॉपुलेशन 15,000 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 490 है, टाइगर पॉपुलेशन 3,700। ये पूरा डिटेल्स आपको ये दिया है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे देखिए है ना क्वेश्चंस। डिफाइन इकोसिस्टम, व्हाट इज पॉलिनेशन, नेम सम बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच वाइल्ड लाइफ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। देखिए पॉलिनेशन, देखिए इकोसिस्टम क्या है, उसके बाद पॉलिनेशन बताया आपको। देखिए पॉलिनेशन क्या है, ठीक है, पॉलिनेशन। उसके बाद यहाँ पे बताया आपको कुछ ऐसा आइए आगे देखते हैं हम लोग जो वाटर बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, जो हमें जीव मंडल। बायोस्फीयर रिजर्व भारत में लगभग यहाँ पे दिखाया आपको, जो बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर बायो रिजर्व 13 बायो रिजर्व है, 13 बायो रिजर्व भारत में अभी तक वर्क कर रहे हैं। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व, देखिए देयर आर द स्पेशल कैटेगरी प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड और कोस्टल एनवायरनमेंट वेयर इन पीपुल्स आर इन द इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे आता है आपको ये देखिए कुछ न्यू वर्ड्स हैं, डिसीडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये सब बुक में आप लोग भी पढ़ सकते हो। 1990 में WWF वर्ल्ड वाइड फंड का सेटअप हुआ, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, फर्स्ट का 2, सेकंड का 3 का 2, फोर्थ का 4, फिफ्थ का 4, सिक्स का ये। इसमें ग्रासलैंड फर्स्ट में, सेकंड में 140, थर्ड में 1/3, फोर्थ में जर्मिनेशन, फिफ्थ में पोलन, उसके बाद सिक्स में वाइल्ड लाइफ, 7 में पेपर, 8 में ऑयल, 9 में पोलन। फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड ट्रू, फोर्थ फॉल्स, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 फॉल्स है। यहाँ देखिए फिर लास्ट का 9 10 2 है। मैचिंग में फर्स्ट में जर्मिनेशन, सेकंड में ये बैलेंस रेगुलेटिंग फंक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, इंटरनेशनल बिटवीन, इसमें प्रीडेशन होगा, इसका पॉलिनेशन होगा, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर है, इसका फर्स्ट का एवरग्रीन फॉरेस्ट, दे डू नॉट शेड लीव्स एट अ टाइम, राइट डाउन द 3 इफेक्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट फायर का 3 इफेक्ट्स, ई का 3, देखिए ई का 3 यहाँ पे है, ई का 3, ई का 3 देखिए यहाँ पे ई का 3 है बाबू, देख रहे हैं ई का 3 दिखाई दे रहा है ना। चलो ई का 3 हो गया। सजेस्ट द मेजर्स बाय व्हिच यू कैन कंट्रोल फॉरेस्ट फायर। देखो ई का 4, कैसे हम फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करेंगे, यहाँ पे ये है फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने का इक्विपमेंट, यहाँ तक इस नेक्स्ट पेज का यहाँ तक। उसके बाद व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या है आज ये भी पता है। पॉलिनेशन देखिए यहाँ पॉलिनेशन ई का 5। उसके बाद व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम यहाँ देखिए इकोसिस्टम ई का 6, यहाँ पे इकोसिस्टम है। उसके बाद वाई वी हैव बिल्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हम क्यों
न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं टू प्रोटेक्ट फौना, है ना, मतलब जानवर को बचाने के लिए। इका 7 है ना, ए सेंचुरी गिव्स प्रोटेक्शन ऑफ टू फौना ओनली, किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल इज प्रोहिबिटेड। इका 7। उसके बाद देखिए एफ का 1 देखेंगे आप लोग। देखिए एफ का 1, ये एफ का 1 हो गया फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्कर्व्स, ये एफ का 1 हो गया, ठीक है, ये ठीक है एफ का 1। उसके बाद एफ का 2 प्रोटेक्टिव फंक्शन, एफ का 2। एफ का 3 हो गया फॉरेस्ट फायर, एफ का 3 यहाँ तक लिखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक फॉरेस्ट फायर में लिख लेंगे, फिर ये लिख लेंगे ह्यूमन कॉलोनी, ठीक है। अब आइए एफ का 4, क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ के इंपॉर्टेंस को बताया गया है। देखिए यहाँ पे रीजन फॉर द लॉस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, नहीं ये देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ ये टॉपिक है। यहाँ से आप जो है ना, मतलब ज़्यादा नहीं 4-5 सेंटेंस आप लोग लिख सकते हैं। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, अदर हैड द सपोर्ट ह्यूमन लाइफ, यहाँ तक लाइफ तक ये पैराग्राफ है ना। ई का क्या है 4, ई का 4 है ना, एफ क्वेश्चन है एफ का 4, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ, एफ का 4 ये उसका ये है यहाँ पे। उसका एफ का 5 है रीजन फॉर द लॉस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। देखिए लॉस ऑफ, देखो रीजन फॉर द लॉस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, देखते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है, तो कोई भी मतलब इसमें 1 2 3 4 के बाद 5वां नहीं लिखे हैं, 6 लिख दिया है, तो कोई बात नहीं, आप 5 करके 7 लिख देंगे बुक में। देखते 1 2 3 4 5वां पॉइंट नहीं दिया है, 5वां पॉइंट होना चाहिए, कोई बात नहीं, तो आप 3-4 पॉइंट लिख देंगे, है ना, सब कोई से नहीं है। चलिए 5 हो गया, एफ का 5, ध्यान से सुनो एफ का 5 यहाँ, ठीक है। चलिए आगे हैं आप लोग, राइट डाउन द वेज ऑफ द विच वी कैन कंजर्व वाइल्ड लाइफ को हम कैसे कंजर्व करेंगे। वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए एरिया देखिए यहाँ पे नेशनल पार्क सेटअप करेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेटअप करेंगे, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप करेंगे, ठीक है। ये हो गया ई का, एफ का 5, हाँ एफ का 5 तो ये हो गया ना, रीजन फॉर द लॉस ऑफ ये। और 7 होगा व्हाई शुड वी कंट्रोल फॉरेस्ट फायर को हमें क्यों कंट्रोल करना चाहिए। तो फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करके हम लोग जंगल को बचाने का प्रयास कर सकते हैं, और उसमें बहुत सारे जो नुकसान होते हैं, है ना, फॉरेस्ट फायर के इफेक्ट्स, जो भी बैड इफेक्ट्स हैं, है ना, उसको हम बचा सकते हैं इससे, ठीक है। थैंक यू, ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग जो है ना आगे सिविक्स का जो है लेसन 3 पार्लियामेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेसन 3। तो आप लोग पहले से इसको पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा लंबा लेसन नहीं है, छोटा है, तो प्रयास करेंगे 1-2 दिन में वो भी कंप्लीट करना है। तो आप लोग लगभग सोशल साइंस में बहुत सारा लेसन हो जाना चाहिए, हो गया है, तो आप लोग धीरे धीरे इसको पढ़ें, ठीक है। ये लीजिए, थैंक यू।